कल 13 सीटों के जो उपचुनाव परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी को एक बार फिर से झटका लगा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है कि कोई बेहतर परिणाम उनके निकल के आए। 13 में से 2 सीट पर बीजेपी केवल जीत हासिल कर पाई, बाकी की सीटों पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। मोटे तौर पर कहें तो बहुत ज्यादा भाजपा की दाल नहीं गली। हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव थे। इसमें सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान हुआ है। क्या कुछ परिणाम रहे हैं कि अगर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में रुपौली विधानसभा का चुनाव था और यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी शंकर सिंह जीते हैं। उनको 68,000 वोट मिला। जेडीयू के कालाधर प्रसाद मंडल दूसरे नंबर पे रहे हैं, वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन आरजेडी जो है, बीमा भारती, राष्ट्रीय जनता दल, राजद प्रत्याशी बीमा भारती तीसरे नंबर पे रही हैं और 37,000 का मार्जिन है इनका तीसरे नंबर का। कुल मिलाकर इनको 30,000 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पे कलाधर प्रसाद मंडल को मिले 59,800 वोट। पूरा का पूरा जो लालू यादव का परिवार है वो अंबानी के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचा है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से भाषणों में मोदी जी को टारगेट करते वक्त अंबानी का बहुत जिक्र आता है, पूंजीपतियों की बात करी जाती है। वही हाल अखिलेश यादव का भी है कि अखिलेश यादव भी सब परिवार अंबानी जी के यहाँ पर पहुंचे हैं, जबकि उनको लगातार कोसा भी जाता है मंचों से और मोदी अंबानी को लेकर बहुत से टीका टिप्पणी की जाती है। लेकिन ये वैचारिक खोखलेपन को दर्शाता है कि ये पार्टियां जो कि पूंजीवाद के खिलाफ बात भी करती हैं, लेकिन साथ में वो वहां जाकर नतमस्तक भी हो जाते हैं। जबकि पूरा एक 5,000 करोड़ की एक बड़ी शादी है, जबकि देश में जो स्थिति है भुखमरी या जो गरीबी की, उसमें इस तरह का जो फूहड़ प्रदर्शन है एक तरह से अपनी संपत्ति का या इस रईसी का, वो भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आता। हिमाचल की बात करें, हिमाचल की 3 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव था। तीनों ही जो सीट हैं उसमें से 2 सीट कांग्रेस जीती है। डेहरा से कमलेश ठाकुर कांग्रेस की विजय हुई हैं और आशीष शर्मा हालांकि हमीरपुर की सीट पर जीत गए हैं। नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी रहे हैं। बात करें डेहरा की तो दूसरे नंबर पर भाजपा रही और लगभग 9300 के मार्जिन से यहाँ जो कमलेश ठाकुर हैं, जो कि मुख्यमंत्री सुक्खू साहब की पत्नी हैं, वो जीती हैं और तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी यहाँ पर रही हैं। बात करें हम हमीरपुर की, ये सीट भाजपा जीत गई है। भाजपा के आशीष शर्मा 1500 के मार्जिन से जीते हैं, तो इस सीट को भी लगभग लगभग भाजपा ने गंवा दिया था। कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा मात्र 1571 के मार्जिन से हारे हैं और तो जो मुकाबला था केवल 2 पक्षीय था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्याशी कुल मिला के 3 थे और जो तीसरा इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है उनको केवल 74 वोट मिले हैं। तो सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में हमीरपुर में थी और इसको जीत गई है भाजपा। नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ में हरदीप सिंह बाबा कांग्रेस के 34,000 वोटों से जीते और हार जीत का अंतर रहा। इन्होंने के ठाकुर को हराया लगभग 9,000 वोटों से और एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी 13,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। बात करें भाजपा की दूसरी सीट की जो वो जीते हैं वो है अमरवाड़ा। अमरवाड़ा से भाजपा के कमलेश प्रताप शाह 83,000 वोट लेके 3,000 के मार्जिन से जीते। उन्होंने हराया धीरन शाह सुखराम दास जी को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और सुखराम दास जी को मिले लगभग 80,000 वोट। हार जीत का अंतर कम ही रहा। तो आप कह सकते हैं कि बस दोनों ही सीट भाजपा को मिल गई हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी जीत यहाँ पे नजर नहीं आई है। बहुत ही हल्का सा मार्जिन था। थोड़ा बहुत भी गेम इधर उधर होता तो फिर ये सीट आपको बदली हुई नजर आती और इसमें पूरी तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ आपको नजर आता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवीराम उर्फ देव रवेन भलवी को तीसरा स्थान मिला है। इनको अच्छे वोट मिले हैं 28,000 के वोट के साथ। ये 54,000 से तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन इनको 28,000 वोट यहां मिले हैं। बात करें पंजाब की, आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत जीते। इन्होंने भाजपा के शीतल अंगुरल को हराया है। 17,000 वोट इनको मिले हैं, 37,000 का मार्जिन है। तो बड़ी जीत है ये आम आदमी पार्टी की, क्योंकि यहाँ मार्जिन काफी बड़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर रही 16,700 वोटों के साथ।
और जबकि शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी को 1200 वोट मिलते हैं। बसपा प्रत्याशी बिंदर कुमार लाखा को मिलते हैं 700 वोट। तो मुझे लगता है कि बसपा को सोचना पड़ेगा कि ऐसी जगहों पर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, ये सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का 700 वोट, ये खाना पूर्ति की जरूरत मुझे लगता नहीं है बसपा को। जब तैयारी हो, जब प्रत्याशी हो, तब लड़ा जाए। और एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी का जो आप क्लेम करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की जो गत हो जाती है कई राज्यों में, इससे बचना चाहिए। 700 वोट जमानत जब्त करवाने के लिए लड़ना, केवल केवल लड़ने के लिए लड़ना कुछ फायदा नहीं, जब तक आप किसी सीट पर बहुत आश्वस्त या बहुत मजबूत ना हो। क्योंकि जनता को जीत का इंतजार है, जीत नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश या बाहर की बात करी जाए, कहीं से भी। बहरहाल तमिलनाडु से बात करें तो डीएमके जीती है। विक्रवंडी सीट थी ये, और यहाँ से शिवा शनमुगम डीएमके प्रत्याशी 1,24,000 वोटों के साथ जीत गए। इन्होंने हराया पीएमके के प्रत्याशी अंबुमनी सी को, और लगभग जो अंतर रहा वो बहुत बड़ा अंतर है, 67,000 के अंतर से उन्होंने हराया। और एनटी के जो एक पार्टी है, उसके प्रत्याशी वो रहे हैं तीसरे नंबर पे रही हैं अभिनया के, जबकि बाकी इंडिपेंडेंट है जो कि चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे रहे हैं। तो ये आपको तमिलनाडु के विक्रवांडी सीट का ब्यौरा। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड से, तो बड़ी जीत है ये बद्रीनाथ की। कांग्रेस पार्टी ने इसको जीत लिया है। जी हाँ, क्योंकि ये धार्मिक जो गढ़ होते हैं भाजपा को, इनके ऊपर बेहद गुमान होता है। अयोध्या तो वो लोकसभा में हारे ही हारे हैं, साथ में बद्रीनाथ की जो सीट है वो भी हार गए हैं। लखपत सिंह बुटौला कांग्रेस प्रत्याशी ने 28,000 वोटों के साथ 5,000 के मार्जिन से राजेंद्र सिंह भंडारी भाजपा के प्रत्याशी को हराया। तीसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट रहे यहाँ पर। उत्तराखंड के अंदर जो एनवायरनमेंट की समस्या है, जो पर्यावरण की समस्या है, जो क्लाइमेट चेंज, या फिर जो बेतहाशा, जो बेरोक टोक तरीके से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, या पर्यावरण के संबंधी जो परमिशन बहुत आसानी से मिल रही है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या वो उत्तराखंड के या उत्तराखंड की जो जलवायु है उसके हित में है? ये बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए लोगों को, क्योंकि वहां लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लगातार जो पहाड़ हैं वो कमजोर हो रहे हैं, भरभरा कर वो गिर रहे हैं। और ये आने वाले समय में बड़ी त्रासदी के रूप में आपको नजर आता रहेगा। सरकारों को और साथ ही जनता को इस पर चेतना होगा कि पर्यटन और पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित करें। साथ ही जो पर्यावरण के नियम हैं वो सख्त हों, ताकि ऐसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स को बचाया जा सके। दूसरी सीट मंगलोर की बहुत चर्चित सीट थी ये, और मुकाबला तिकोनीय था, लेकिन कांग्रेस पार्टी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीते हैं। ये भी विधायक रह चुके हैं पहले, और हालांकि ये सीट बीएसपी की थी और लोगों को लगता भी था कि शायद बसपा इसको जीत सकती है। लेकिन खास बात यह है कि आज तक मंगलोर की सीट को भाजपा नहीं जीती है। ये बसपा और कांग्रेस का ही गढ़ रही है। बसपा इस सीट को पहले कई बार जीत चुकी है। अभी भी ये जो सीट खाली हुई थी, सरवर मलिक बसपा विधायक जो है उनके निधन के बाद खाली हुई थी, और उनके पुत्र उबैदुर रहमान मोंटी, जिनका नाम है मोंटी के नाम से जाने जाते हैं, वो चुनाव मैदान में थे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को हराने की कवायद में थी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को मिलते हैं 71,000 वोट। 422 के अंतर से वो जीतते हैं। खबरें यहाँ पर रिकाउंटिंग की भी आ रही थी कि रिकाउंटिंग हो रही है, और लेकिन परिणाम जो है वो जस का तस बना रहा, और करतार सिंह भड़ाना को लाया गया था यहाँ पे। दिग्गज नेता बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे, 422 के अंतर से हारे हैं। और बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान को 19,000 वोट मिला है, वो 12,000 के अंतर से तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये एक पेचीदा स्थिति है बसपा के लिए कि बसपा को चुनाव लड़ना था, लेकिन यहाँ पर बसपा सीधे तौर पे बहुत बड़ी तैयारी बसपा की यहाँ नहीं थी। लेकिन एक सिंपैथी वोट था, लोकप्रियता थी विधायक की। सरवर मलिक बेहद कर्मठ और लोकप्रिय विधायक रहे, और मैंने उबैदुर रहमान साहब का इंटरव्यू भी किया था। उनकी जो लोकप्रियता काफी थी, लेकिन क्योंकि अब चुनाव जो है वो इन मुद्दों पर हो रहे हैं कि भाजपा को कैसे हराया जाए, क्या किया जाए, तो इसीलिए यहाँ पर, और आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर नहीं उतारा था। तो यहाँ बीएसपी को मिलते हैं 19,000 वोट। इस पर चिंतन करना होगा बसपा को कि क्या रणनीति अख्तियार कर सकते हैं, कि कैसे इस चुनाव में सुनिश्चित यह किया जाए कि या वो जीत पाए या फिर वो बीजेपी को हराते हुए दिखें। क्योंकि बसपा की सबसे बड़ी जो छवि खराब की गई है लगातार, जिस पर बसपा को काम करना पड़ेगा, वो ये कि वो
क्योंकि जो भी पार्टी तीसरे नंबर पे रह जाएगी वो वोट कटवा नजर आएगी। अभी मसलन ये सीट अगर भाजपा जीत जाती तो इसका ठीकरा सारा का सारा बसपा पर फोड़ा जाता। हालांकि टेक्निकली ये सही नहीं है, बहुत जगहों पे कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे होती है, बहुत जगह पर भाजपा भी तीसरे नंबर पे होती है, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे होती है। तो कोई तो पार्टी रहेगी, लेकिन बसपा को कम से कम कोशिश करना चाहिए कि वो पहले दूसरे नंबर पे रहें, इस तरह का चुनाव वो यहाँ पर लड़ पाए। मंगलोर से बसपा का ये पूरा ही तराई का क्षेत्र बसपा का गढ़ रहा करता था एक समय में, और पिछली बार के चुनाव में भी आप देखेंगे तो आंकड़ों के लिहाज से यूपी से बेहतर परिणाम आपको उत्तराखंड से मिले। यूपी में 1 सीट आई तो यहाँ पर 2 सीट बीएसपी जितना में कामयाब रही। बात करें पश्चिम बंगाल की तो तीनों ही सीट जो है, चारों ही सीट जो है, रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागड़ा और मनिकतला, ये चारों ही सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई हैं। कृष्णा कल्याणी रायगंज से विजय रहे और इन्होंने हराया भाजपा प्रत्याशी को। कांग्रेस यहाँ पर मोहित सेन गुप्ता के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। बात करें रानाघाट दक्षिण की तो यहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 39,000 के मार्जिन से हराया है भाजपा प्रत्याशी को, और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट तीसरे नंबर पे यहाँ रही है। और हम बागड़ा सीट की बात करें तो मधुपर्णा ठाकुर ने हराया है 33,000 के मार्जिन से, तो बड़े मार्जिन से। तो तृणमूल कांग्रेस का दबदबा अपने राज्य में बरकरार है। टक्कर उनको जो दे रही है वो बीजेपी दे रही है, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा है। दूसरे नंबर पर विनय कुमार बिस्वास रहे, तीसरे नंबर पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी गौर विश्वास है, जिनको 8,000 वोट यहां मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी के अशोक कुमार हल्दर यहाँ पे 5वें स्थान पर है बागड़ा विधानसभा में। और मनिकतला की बात करें तो सुप्ती पांडे तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी थी, 62,000 का अंतर है। तो भाई सीधे तौर पे जो दीदी का जादू है वो अभी भी बरकरार है, और यहाँ भाजपा को उन्होंने पटकने दी हर सीट पे, जबकि भाजपा ने देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस पार्टी से बेहतर परफॉर्म किया है, या अन्य जो पार्टियां हैं उन्होंने पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर भाजपा बरकरार रही। कल्याण चौबे मनिकतला से 20,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि राजीव मजूमदार कांग्रेस सीपीएम के यहाँ 9500 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये स्थिति रही 13 के 13 उपचुनावों की। पूरे घटनाक्रम पे विभिन्न पार्टियों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और भी उत्तर प्रदेश की कई सीटों के उपचुनाव होने बाकी हैं, लगभग 10 सीटों पे उपचुनाव होंगे कुल मिलाकर, और उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर विश्लेषण लेके आएंगे। इन सारे आंकड़ों पर आपका क्या कुछ सोचना है? क्या विपक्ष मजबूत हो रहा है? बसपा का क्या करना पड़ेगा? क्या उसका रोल होना चाहिए? किन सीटों पर चुनाव लड़े, कहाँ ना लड़े? क्या भूमिका अख्तियार करनी चाहिए? क्या मंगलोर चुनाव में और कुछ बेहतर हो सकता था, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी गतिविधियां बसपा की तरफ से नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी बसपा का जो 12,000 का वोट है वो एक मजबूत वोट है। बसपा को कंसोलिडेट करना पड़ेगा आने वाले समय में। इसको कमेंट करिए, मोटे तौर पे आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे चुनाव परिणाम के ऊपर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।